हेलो राम राम जी, सबको स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये अपना इंडियन पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। हम इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं जिसमें हम अच्छा खासा सिलेबस कर चुके हैं और हमारी हार्डली अब इस क्लास के बाद एक क्लास और आ सकती है। ठीक है, एक या दो मैक्सिमम है, बाकी हो सकता है कि एक में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो हमारे पहले इलेक्शन थे वो मई 9 एक सेकेंड, हाँ, जो पहले इलेक्शन थे हमारे वो दिसंबर 1951 में स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो चले फरवरी 52 तक थे। ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट की फर्स्ट सीटिंग हुई थी वो मई 1952 में हुई थी। आर्टिकल 79 में हमें पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो पहले इलेक्शन हुए थे वो करवाए किसने थे? सुकुमार सेन। ये मतलब इलेक्शन कौन करवाता है इसमें? पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जीत के कौन आया था? वो एक लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी, कांग्रेस। ठीक है, लगभग ये मान के चलो कि पहले 3 इलेक्शन में जो 52, 57 और 57 के बाद 62 भर भर के जीती थी कांग्रेस, पूरी बहुत ज़्यादा सीटें जीती थी। ठीक है, 79 में पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है। और पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है, सॉरी मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी पार्ट होता है। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आएंगी: प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट लेकिन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। ये आपने प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में भी पढ़ा था। अच्छा, ये आप कमेंट करके बताओ कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन से हाउस में मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब हम इलेक्शन की बात कर रहे थे। हाँ, इसमें 3 टर्म में जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे। फिर 1962 में अपना चाइना के साथ वॉर हुआ था। ठीक है, 62 के बाद कौन सा कब इलेक्शन होंगे? 67 तक चलेंगे नहीं। ठीक है, तो 62 में चाइना के साथ वॉर हुआ, 64 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद सर्वसम्मति से किसको पीएम बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लेकिन 66 में ताशकंद एग्रीमेंट में उज्बेकिस्तान में इनकी भी डेथ हो गई, क्योंकि 65 वाला अपना पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सुनते रहो और थोड़ा याद रखना कि कई बार चीज़ें आ जाती है कि ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ, लाल बहादुर शास्त्री पीएम कब बने। तो कब बने थे? 1964 में, जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद। ठीक है, फिर 66 में कांग्रेस में इश्यूज हुए, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच की पीएम कौन बनेगा। ठीक है, उसके बाद सिंडिकेट जो पावरफुल लीडर होते थे कांग्रेस के, उन्होंने इंदिरा गांधी को चुना, फिर इंदिरा गांधी का ईरा चला। ठीक है, 67 में। ठीक है, 66 में ये बने थे। फिर 67 में क्या हुआ कि जो इलेक्शन होने थे उसमें कांग्रेस की जो स्टेट्स में भर भर के हार हुई, लेकिन कोलिशन से ये एलिजिबल तो हो गए थे सेंटर में अपनी सरकार बनाने के लिए। फिर अपना 71 में बांग्लादेश वाला वॉर हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ जो पाकिस्तान के साथ, फिर वॉर हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी फिर भर भर के जीत के 67 से लेके 72, इन्होंने 71 में रिजाइन दे दिया था। ठीक है, 71 72 वॉर के बाद इस फिर बहुत ज़्यादा जीत के आई। फिर 75 में एमरजेंसी लगी। फिर 2 साल बाद फिर इलेक्शन हुए। 75 में एमरजेंसी लगी थी, ये आई थिंक 24 जून 1975। ठीक है, 97 में फिर इलेक्शन हुए। अब पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, जो बनी थी जनता दल की, और पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बने थे मोरारजी देसाई, जो जिनका यहाँ पर इंदिरा गांधी के साथ टसल हुआ था 1966 में पीएम बनने को लेके, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर थे और पीएम बनना चाहते थे। लेकिन जनता दल की गवर्नमेंट भी कोलिशन गवर्नमेंट थी। ठीक है, गठबंधन की सरकार थी। इनका आपस में टसल चलता रहा कि पीएम बदल बदल के कौन कौन बनेगा। ठीक है, एक चौधरी चरण सिंह जी थे, कभी वो मतलब इनका चल रहा था। 2 साल बाद ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि देश को हमें किस रास्ते पे लेके जाना है। 2 साल ही सरकार चली, फिर गिर गई। फिर आगे 1981 में इलेक्शन हुए। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत के आई। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी यानी कि 1983 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई, 83 84। ठीक है, फिर 89 के बाद प्रॉपर कोलिशन गवर्नमेंट चली, एक पार्टी की कभी सरकार बन ही नहीं पाई। ठीक है, और ये कब तक? मोदी जी के आने से पहले तक। और मोदी जी कब से आ रहे हैं? 2014 से। ये आपको मैंने पूरी जो प्राइम मिनिस्टर बनने की परंपरा है वो सब चीज़ें बता दी हैं आपको। ठीक है,
अब आगे चलो राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में दी गई है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, याद रखना। इसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और किस क्वालिफिकेशन के बेस पे? लॉस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। ठीक है, ये 4 पैरामीटर याद रखोगे जिनके बेस पे प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। अच्छा, जो इलेक्टेड होती है इनको स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट करती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है। ये परमानेंट बॉडी होती है क्योंकि ये कभी डिजोल्व नहीं होती। टेन्योर होता है 6 साल का। ठीक है, और 1/3 जो मेंबर होते हैं इसके हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, याद रखनी है चीज़ ये। अब जैसे ये है कि 1/3 रिटायर हो गए 2 साल में, वो इलेक्ट होके आ गए, फिर 2 साल बाद अगले 1/3 हो गए, फिर वो आ गए, मतलब ये कभी खाली होता ही नहीं है। और उसके बाद 104 अमेंडमेंट हुई थी 2020 में। इसमें क्या था कि जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन होता था उसको बंद कर दिया गया था, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में भी, जहाँ जहाँ पर भी होता था। नेक्स्ट अपनी लोकसभा दी गई 81 में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 550 है। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से। वोटिंग एज कितनी है? 18+, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी होती थी? 21 सॉरी, अभी 18 से ऊपर वाले। पहले होती थी 21, लेकिन 61st अमेंडमेंट से इसको कितनी कर दिया गया था? 18 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, अब जो इसकी सीट्स हैं ये री एडजस्टमेंट करी जाती हैं, ये दिया गया आर्टिकल 82 में। ठीक है, ये अभी तक 4 कमीशन हुए हैं, उसको हम डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सबसे पहला हुआ था 1952, याद रखोगे कि पहला डीलिमिटेशन कमीशन कब बना था? 1952। और कितनी बार बन चुका है? 4 बार, ये भी आता है। और 42nd अमेंडमेंट से ये सीटें फ्रोज कर दी गई थी 1971 के इलेक्शन से 2000 तक। लेकिन फिर 84 अमेंडमेंट में इनको फ्रीज कर दिया गया था कि 2026 के जो सेंसस होंगे उसके बाद देखेंगे चीज़ें। 5 साल की टर्म होती है, ये दिया गया आर्टिकल 83 में। मैंने सारी मेन चीज़ें बता दी, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन देख लो। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एज 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25 साल। ये चीज़ें याद रखोगे अलग अलग। और अपने अपने रजिस्टर इलेक्टर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंडर। अब ये सीट कब खाली हो सकती है? मान लो कि मैं एमपी बन गया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा बना रहूँगा। तो अगर कुछ गलत काम होंगे या फिर जैसे इसमें जो जो कंडीशंस दी गई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, अगर मैं डबल मेंबरशिप ले लूँ, ठीक है, लोकसभा की भी ले लूँ, राज्यसभा की ले लूँ, तो फिर क्या होगा कि मेरे को एक सीट खाली करनी पड़ेगी 10 दिन में, नहीं तो मेरी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, जो बढ़ेगी होगी वो खाली होगी, ये याद रखना। ठीक है, या फिर मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूँ, चेयरमैन को राज्यसभा में, स्पीकर को लोकसभा में। ठीक है, अगर मैं 60 दिन तक बिना परमिशन के गायब रहूँ, पार्टिसिपेट ही ना करूँ पार्लियामेंट में। ठीक है, अगर मेरे इलेक्शन वॉइड हो जाए, अगर मेरे को एक्सपेल कर दिया जाए, या फिर मैं इलेक्ट हो जाऊं प्रेसिडेंट या गवर्नर या फिर वाइस प्रेसिडेंट, अगर मैं वो चीज़ बन रहा हूं तो मेरे को यहाँ से तो रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमने देखी थी 102(1) में, हम कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, अनसाउंड माइंड हो, पागल हो गया हो, डिफेक्शन हो गया, 10th शेड्यूल 1985 वाला। ठीक है, या फिर सिटीजनशिप हमारी कैंसिल हो गई हो। ठीक है, उसके बाद डिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट, हाँ, और प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर लिया हो कि इलेक्शन कमीशन की जो बाइंडिंग ओपिनियन है, वो सारी चीज़ें। अब सेशन वोटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये सबसे चीज़ें कौन रहेगी? अब आ जाओ आर्टिकल 85। इसमें क्या है कि 6 महीने के इंटरवल में हमारे सेशन होने चाहिए। इसके अलावा क्या है कि कोई मिनिमम सीटिंग डेज नहीं बता रखी कि आप 10 दिन बैठना, 20 दिन बैठना, लेकिन क्या है कि अब जो सेशन होंगे उसमें टाइम 6 महीने का होना चाहिए। समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये 3 सेशन करते हैं ना वहाँ, तो नॉर्मली 6 महीने का होता ही नहीं है इनमें। ठीक है, अब प्रोरोगेशन एंड सीटिंग सेशन। अब प्रोरोगेशन क्या होता है? एंड हो जाता है जो सीटिंग सेशन होता है उसको। और डिसोल्यूशन क्या होता है कि लोकसभा ही खत्म हो गई। मतलब क्या चीज़ है कि मान लो समर सेशन चल रहे, डिसोल्यूशन का मतलब होगा कि ये सेशन खत्म, सॉरी, अब प्रोरोगेशन का मतलब होगा कि ये जो सेशन है ये खत्म हुआ, और डिसोल्यूशन का मतलब होगा कि पूरी पूरी लोकसभा ही खत्म होगी, इसको अब दोबारा इलेक्शन से भरना पड़ेगा। वोटिंग सिंपल मेजोरिटी, जितने प्रेजेंट है वो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, जितनी स्ट्रेंथ है और जितनी वैकेंसी है उनको माइनस करके। जैसे सिंपल मेजोरिटी समझो कैसे कि 550 आदमी है, 400 आ रखे हैं, तो 201 अपनी मेजोरिटी हो गई। और इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी है? 550 आदमी है, और उसमें से मान लो कि 30 सीट खाली है, 520 रहेगी। ठीक है, अब जितने आ रखे हैं उनकी इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 हो जाएगी।
आर्टिकल 368 में जो संविधान को अमेंड करने के लिए जितने भी कानून होते हैं वो स्पेशल से ही होते हैं। एक स्पेशल मेजोरिटी दूसरी तरह की होती है जिसमें 2/3 तो होगा ही होगा, लेकिन स्टेट की जो स्टेट में भी उनका वो चाहिएगा, ठीक है, स्टेट में भी वो पास होनी चाहिए आधे में। जैसे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की उसमें हो गया, सॉरी, ये तो वो लोग पूरी पार्लियामेंट करेगी कि जो फेडरल फीचर है उसमें 2/3 तो है ही है, प्लस स्टेट भी रेटिफाई करेगा। कोरम क्या होता है कि कितने मेंबर होंगे कि हम हाउस की कार्रवाई शुरू करेंगे, तो है 1/10, ठीक है, कि 550 में से 55 तो मिनिमम माने चाहिए कि जब कुछ बातचीत करी जाए। लैंग्वेज होती है अपनी हिंदी इंग्लिश, ठीक है। लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो हाउस ही इलेक्ट करता है, आर्टिकल 93 में दिया गया है, ठीक है। और एक प्रोटेम स्पीकर होता है, जो नई नई लोकसभा बनती है उसमें उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब अपॉइंट करता है, ये सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, तो ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये कन्वेंशन है कि स्पीकर होता है रूलिंग पार्टी से और डिप्टी स्पीकर पोजीशन से, फिक्स नहीं है, कोई कुछ भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन बस ये एक ये मान के चलो परंपरा चली आ रही है। पहला स्पीकर जीवी मालवांकर हम पढ़ के आए थे, ठीक है। राज्यसभा में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, आर्टिकल 89 में दिया गया, और डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के लोग इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, लीडर ऑफ हाउस, अपोजिशन और व्हिप, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ें, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो ये तब भी आपको पता होंगी। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, जिस पार्टी को 10% से ज़्यादा वोट मिले हो ना, उसका जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन में आ जाएगा। ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 1969 में इसको रिकॉग्नाइज करा गया, और इसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की सैलरी मिलती है, ठीक है। और आर्टिकल 105 में एमपी के प्रिविलेज दिए गए हैं, जैसे कि उनको सेशन के टाइम पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या फिर कोई सिविल केस करना है तो 40 दिन बिफोर आफ्टर, ये सेशन की बात चल रही है कि सेशन के 40 दिन बाद या सेशन 40 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी वो पार्लियामेंट में गएगा उसके रिगार्डिंग उस पर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। अब लेजिस्लेचर प्रोसीजर, यानी कि जब हम बिल से एक्ट बनते हैं, कितने टाइप के बिल होते हैं इस तरीके से। सबसे पहले पब्लिक बिल मिनिस्ट्री इशू करता है 7 दिन के नोटिस के बाद, और प्राइवेट बिल कोई भी एमपी कर सकता है, लेकिन उसको नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने का। बहुत डिटेल में चीज़ें चल रही हैं, आप 1 बार 2 बार 3 बार ये क्लास सुनोगे फिर पढ़ोगे, आपको हर एक चीज़ बाय हार्ट हो जाएगी। ऑर्डिनरी बिल, ये किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं, बेशक लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा गया, और राज्यसभा ना करे तो बिल खत्म, राज्यसभा में आया लोकसभा में गया, लोकसभा ना करे तो बिल खत्म, ठीक है। या फिर ना फेल करे, मतलब ना रिजेक्ट करे, ना कुछ डेडलॉक आ जाए, तो इस कंडीशन में जॉइंट सीटिंग हो जाएगी आर्टिकल 108 में, जिसको हेड करेगा, प्रिजाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। ये अभी तक 3 बार ही हुई है, ठीक है। मनी बिल, जो पैसे से लेने देने से रिलेटेड मैटर होंगे वो मनी बिल होंगे, और इनको प्रेसिडेंट पहले प्रायर रिकमेंड करेगा, पहले परमिशन देगा, कौन, प्रेसिडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएंगे, याद रखना। राज्यसभा का कोई मोटा रोल नहीं होता है। मान लो कि मनी बिल लोकसभा में आएगा ही इसमें ही, क्योंकि जो राष्ट्रपति की पहले परमिशन से इसमें आया, इन्होंने कुछ भी करा, गया राज्यसभा, कोई पावर नहीं है, बस 14 दिन का टाइम है। कुछ समझ आ रहा है, मतलब ये डीम टू पास क्या है कि इन पे पास करना ही करना है, अगर कुछ सुझाव देने हैं तो दे सकते हैं, वो राज्यसभा के ऊपर है कि ये रिकमेंडेशन, ये कुछ सुझाव मान रहा है कि नहीं मान रहा। तो इसी चीज़ में आप ये भी पढ़ते हो कि जो पावर है लोकसभा राज्यसभा की, मनी बिल के मैटर में लोकसभा की ज़्यादा होता ही है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मैटर में दोनों की बराबर होती है। और ऑर्डिनरी के बिल में अगर जॉइंट सीटिंग हो जाए तो फिर भी लोकसभा की ज़्यादा होती है, क्योंकि लोकसभा में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ये हमने पढ़ लिया, और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है कि कौन सा बिल मनी बिल रहेगा, कौन सा नॉर्मल रहेगा। स्पीकर लिख के भेजता है कि भाई मनी बिल है राज्यसभा में, तुम्हारी अब कुछ वो नहीं है, इसको पास करके जल्दी भेजो। एक होते हैं फाइनेंशियल बिल, जैसे अपना बजट वगैरह ये हो गया, आर्टिकल 110 में। जनरल लेजिस्लेशन लोकसभा में भी होगा, और जैसे कंसोलिडेट फंड से जो भी पैसा वैसा निकालना है, ठीक है, वो टाइप की चीज़ें। आर्टिकल 111 में क्या है कि प्रेसिडेंट को असेंट करेगा, विद होल्ड करेगा और रिटर्न करेगा, यानी कि वीटो पावर से रिलेटेड आ गया। असेंट करेगा यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, विद होल्ड करेगा पॉकेट वीटो, और रिटर्न कर देगा सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। बजट आर्टिकल 112 में दिया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना, बजट वर्ड कहीं भी यूज नहीं है अपने संविधान में, उसको लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और
हाँ, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल, 15 में सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट की, सभी जो बजट बनाया था उससे पैसा नहीं चला, एडिशनल ग्रांट चाहिए, वो सारी चीज़ें। और आर्टिकल 16 वोट ऑन अकाउंट। ये थोड़े बहुत आर्टिकल हैं, बस याद रखना, ज़्यादा डिटेल में इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब बजट कैसे पास होता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, डिस्कस करेगा, लेकिन वोट नहीं कर सकते, फिर डिस्कशन होगा, फिर डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी होगी, फिर उनकी डिमांड वगैरह हो जाएगी। ठीक है। पॉलिसी कट क्या होता है कि जो अपना पैसा होता है उसको 1 रुपये से कम कर देना। इकोनॉमिक कट क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कम कर देना, टोकन अमाउंट में 100 रुपये कम कर देना। ये भी डायरेक्ट चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, FRBM एक्ट, फिजिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फुल फॉर्म होती थी इसकी, FRBM थी तो इसकी फिजिकल, हाँ, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट होती हैं बजट के साथ, मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद कुछ डिवाइस होते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के। एक होता है क्वेश्चन आवर, ये पहला घंटा होता है। स्टार्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो ओरल रहेंगे, अनस्टार्ट रिटर्न रहेंगे, और शॉर्ट नोटिस जो 10 दिन के नोटिस में दिए जाएंगे। एक होता है 0 आवर, ये अर्जेंट पब्लिक मैटर से होते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद आता है। ठीक है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा में आएगी। ठीक है। इससे हम गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं, और शुरू में पास करने के लिए, मतलब पहले 50 मेंबर इसको साइन करके स्पीकर को देंगे, स्पीकर एक्सेप्ट करेगा, और अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई तो लोकसभा खत्म। सेंश्योर मोशन कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी को डिसअप्रूव करना है उसके लिए आती है, इसमें गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एडजर्नमेंट सिर्फ लोकसभा में आएगी अर्जेंट इशू के रिगार्डिंग। ठीक है। 50 मेंबर वही चीज़ें, और 2.5 घंटे तक इस पर ज़्यादा इससे हम डिस्कशन कर सकते हैं। कॉलिंग अटेंशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसमें अर्जेंट मिनिस्टर को पहुंचाने के लिए वो सारी चीज़ें। अब वो सारी बातें आगे देखो। राज्यसभा की पोजीशन इक्वल किस में रहेगी, बिल इंट्रोडक्शन पे, मनी बिल को छोड़िए क्योंकि ये तो सिर्फ लोकसभा में आ रहा था। इम्पीचमेंट करनी है। ठीक है। ऑर्डिनेंस इमरजेंसी अप्रूवल करने हैं। अनइक्वल किस में है, मनी बिल नहीं है इधर, नो वोट ऑन डिमांड और ग्रांट्स उस पर नहीं है। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन किस में आएगी, सिर्फ लोकसभा में। एक्सक्लूसिव जो सिर्फ राज्यसभा की है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रथा है या जो प्रोसेस है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इसके पास ज़्यादा पावर है। ठीक है। अगर स्टेट लिस्ट पे मैटर पे कानून बनाने हैं तो वो राज्यसभा ही रिकमेंड करेगा। और ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है आर्टिकल 312 के अंडर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कौन करेगा, इसमें राज्यसभा में ही चीज़ें होंगी। ये अपना ख़त्म। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, सीधे सीधे याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी। इनके मेंबर कितने हैं, 22, 30, 22, 31। ठीक है। जिसमें 22 होंगे 15 7 हो जाएंगे। याद रखना कि 22 किसमें, जिसमें 30 हैं वो सारे लोकसभा के हैं, और 31 में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। सबसे पुरानी कौन सी, अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनी थी। ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पुरानी कमेटी कौन सी, बहुत बार चीज़ें आई हैं ये। ठीक है। अब दूसरी कमेटी होती हैं, कमेटी ऑफ पिटिशंस, प्रिविलेजेस, एथिक्स कमेटी, गवर्नमेंट कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इन सब में 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15, 15, 20, 10, 20, 10, 15, 11 सारे लोकसभा के ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, और रूल्स कमेटी में 15, 16। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये तो आपको करनी ही करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनमें से अगर हम देखें आर्टिकल 200, 201 की स्टेट असेंबली से रिगार्डिंग आ गई। ठीक है। जो स्टेट ये अभी पार्लियामेंट पड़ी थी, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट वो सेम चीज़ें हैं, विद होल्ड, रिटर्न, रिकंसिडरेशन और असेंट। लेकिन गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, वो किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। ठीक है। ये चीज़ आ गई। 173 में क्वालिफिकेशन आ गई सिटीजनशिप की, 25 साल के लिए और 30 साल के लिए काउंसिल के लिए, क्योंकि 2 चीज़ें होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बताना कि 28 में से किन किन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपका होमवर्क है। 1 स्टेट में गवर्नर होगा, असेंबली होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और 6 स्टेट में बाई कैमरलिज्म है। ये आ गया। ठीक है। बाई कैमरलिज्म यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। वो कौन कौन से है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। आर्टिकल 169 में पार्लियामेंट क्रिएट और एबोलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाई स्पेशल मेजोरिटी से, यानी ठीक है, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको
पार्लियामेंट क्रिएट भी कर सकती है और एबोलिश भी कर सकती है, कुछ आर्टिकल हैं। और आर्टिकल 170 में क्या, असेंबली होगी डायरेक्टली इलेक्टेड होगी, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा में 30 ही हैं, मिजोरम में 40 ही हैं, नागालैंड में 40 ही हैं। लेकिन यहाँ तो आप बात करें मिनिमम की, लेकिन कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट में जिनके रियर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी रखी गई हैं। ठीक है, 171 में काउंसिल इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी, जो 1/3 होगी वो असेंबली इलेक्ट करेगी। सॉरी, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो 1/3 असेंबली के बराबर होगी। मान लो अगर हरियाणा में काउंसिल बनाई 90 है ना, और अगर काउंसिल बनानी है तो वहाँ पर 30 लोग जाएंगे। और इसमें तो 5/6 क्या होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, 1/6 नॉमिनेट करेगा गवर्नर, और गवर्नर जो नॉमिनेट करता है लास्ट तो है ही, साथ में कोऑपरेटिव ऐड हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट करता था ना, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज, इसके साथ साथ कोऑपरेटिव और ऐड हो जाएगा इधर। ठीक है, असेंबली की टर्म 5 साल, काउंसिल परमानेंट रहती है राज्यसभा की तरह, और 1/3 इसमें भी वो हर 2 साल बाद होता रहता है। अब बस सेम चीज़ है लोकसभा राज्यसभा वाली, सेंटर में होगी लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट में होगी लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नीचे आ गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है अपनी पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई थी। गार्डियन कस्टोडियन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनल इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को इनोग्रेट कर दी गई थी और सक्सेड करी थी, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी 1935 में, उसके सक्सेसर है ये। आज के टाइम में 34 जज हैं CJI को ऐड करके। ठीक है, पार्लियामेंट स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 से ज़्यादा जज इसकी बेंच को बोलते हैं हम। सबसे बड़ी जो बनी थी केशवानंद भारती केस में बनी थी 13 जज की। इन जो केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट पढ़ते हो आप, उसमें 13 जज बैठे थे। अब कॉलेजियम सिस्टम ये है कि जज कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है, उससे रिगार्डिंग चीज़ें हैं ये। फर्स्ट जज केस में CJI का ओपिनियन, मतलब कि अगर कोई जज लगाना है तो ये माना जाता था कि CJI का जस्ट ये है कि एक कंसल्टेशन दी, सलाह दी, उसके बाद प्रेसिडेंट जो मन करेगा लगा लेगा। सेकेंड जज केस में क्या बोला कि CJI की जो एडवाइस है ये बाइंडिंग है, और CJI के साथ साथ 2 और जज होंगे जिनसे वो बातचीत करके बताएगा कि ये लोग जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। थर्ड जज केस में कॉलेजियम को एक्सपेंड कर दिया। आज के टाइम पे CJI और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। फोर्थ जज केस में NJAC बना था, ठीक है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी, ऐसा कुछ करके, कि ये लोग जज को लगाने का काम करेगा, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई जुडिशरी की चलती है कि हम एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं चाहते। ये हमारा खुद का काम है कि कौन जज बनेगा कौन नहीं। इस वजह से आप देखोगे कि जुडिशरी में नेपोटिज्म बहुत चलता है। अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? पहले तो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट हो, या फिर एक अच्छा कानून का जानकार हो प्रेसिडेंट की नज़र में। कोई मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वालिफिकेशन पूरी हो रही है और भारत के सिटीजनशिप है तो हो जाएगा। टेन्योर कितना है, कितने साल तक रहेगा? 65 साल तक, ठीक है। हटाया कैसे जाएगा? ओनली इम्पीचमेंट, जैसे प्रेसिडेंट को हटाते थे ना, सेम प्रोसेस रहेगी एज इट इज़। आज तक कोई भी जज नहीं हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 126 में क्या है कि एक्टिंग CJI, कि मान लो CJI नहीं है तो किसी को टेम्परेरी CJI बना देगा प्रेसिडेंट। एडहॉक जज, अगर इनसफिशेंट कोरम है, अगर जज की कमी है तो कहीं से हम ऐड कर लेंगे, या हाई कोर्ट से ले लिया, या फिर वो कोरम बनाने के लिए आपस में वो कर लिया। आर्टिकल 128 में रिटायर्ड जज को दोबारा से टेम्परेरी बुलाया जा सकता है। सीट दिल्ली है और CJI दूसरी जगह को भी अपना राज्य की सुप्रीम कोर्ट की सीट बना सकता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़नी है 32 आपने पढ़ी थी, थ्रेट जुरिडिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट थी, फंडामेंटल राइट में ही थी। एपिलेट, आप हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एडवाइजरी, की सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है आर्टिकल 143 में, ठीक है। रिव्यू आर्टिकल 137 में, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अंदर करनी होगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129। अब इसमें भी सेम है हाई कोर्ट में। 7 अमेंडमेंट से क्या हुआ था 1966 में कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की भी हो सकती है। ये चीज़ याद रखनी। 7वीं अमेंडमेंट थी। भारत में भी 25 हाई कोर्ट हैं। अच्छा, 25 हाई कोर्ट है ना, ये चीज़ आप याद रखोगे। लेकिन अपने पास तो 28 स्टेट और अभी 8 UT हैं, ये तो 36 हो गए। 36 के 25 हैं, तो इसमें एक हरियाणा पंजाब की एक आ गई। तो ऐसे ऐसे करके ये देखोगे कि एक हाई कोर्ट कितने ज़्यादा स्टेट्स या UTs की है, ये आप लिखोगे अलग से, ठीक है।
अब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हरियाणा की हाई कोर्ट है तो हरियाणा में ही जुरिडिक्शन रहेगी उसकी। जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कंसल्ट करने के बाद सीजीआई और स्टेट गवर्नर से। इनका टेन्योर 62 साल रहता है। रिमूवल सुप्रीम कोर्ट को जैसे हटाएंगे इस जज को, इनको भी ऐसे ही। इनकी रेट 226 में है, उसकी 32 में थी। ठीक है। सुपरवाइजरी 227 में, जो छोटे लोअर कोर्ट को कंट्रोल करेगी 235 में। अब ट्राइब्यूनल्स आगे बहुत इंपॉर्टेंट 42वें अमेंडमेंट से आए थे। ठीक है। ये 2 पार्ट में होते हैं। 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाते हैं, 323B में अदर मैटर के लिए आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इनका में अगर कोई केस है उसकी डायरेक्ट अपील हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, पहले हाई कोर्ट जाएगी। ये सबऑर्डिनेट केट ये आप छोड़ सकते हो। ठीक है। ग्राम न्यायालय देख लो एक बार, ये विलेज लेवल पे होती है, सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर देखती है। ठीक है। फैमिली कोर्ट 1984 में बनी थी, इसमें मैरिज और फैमिली डिस्प्यूट देखती है। ठीक है। उसके बाद ये आप छोड़ सकते हो, लोक अदालत वगैरह चल जाएगा काम। हो जाएगा। ये 39 देख लो, 39 से इसमें फ्री लीगल एड की बात करिए, DPSP में पढ़ा था हमने जो। ठीक है। लीगल सर्विसेज एक्ट के अंडर आई थी और इसको हम नालसा बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमने बहुत डिटेल में करा है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक लेक्चर और बनेगा, अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो 5-10 मिनट का एक और। ठीक है। आधे घंटे तक की और पॉलिटी बची है हमारी। 4 लेक्चर में ऑलमोस्ट पॉलिटी खत्म हो जाएगी। आप इनको अच्छे से निपटाओ और इन्जॉय करो। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर दे सकते हो। थैंक यू।